हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरपी सर। कैसे हो बेटा सभी? बहुत बढ़िया हो गए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इनऑर्गेनिक का स्प्रिंट तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया ऑलरेडी। केमिकल बॉन्डिंग और पेरियोडिक टेबल करवा चुका हूं। बट काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर फिजिकल का भी कुछ ऐसा स्टार्ट कर दीजिए सर, क्रैश कोर्स, शॉर्ट क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। हमारे कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में दिक्कत थी उनकी। तो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जहाँ पे मोस्टली बच्चा अटकता है और जहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है बेटा, उन चैप्टर्स को मैं आपके सामने रखूंगा इस क्रैश कोर्स के अंदर, ताकि अब जो आपका 1 से लेकर 6 के बीच में जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम है बेटा, तो उनके ज़्यादातर चैप्टर जो है कवर हो जाए। तो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। सॉल्यूशन चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा। ये आपको एज इट इज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास, और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा इस क्लास से। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करा जाता है। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट के मोल्स है, कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द मोलैलिटी। जैसे कि एग्जांपल है कि 3 मोलर 1 मिनट गाइस, 3 मोलर, यहाँ पर रुको, यहाँ पर ये लीटर नहीं आएगा। 3 मोलल, मोलल और देखिए गाइस, तो यहाँ पर है 3 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मोलल या इसको मोल पर केजी भी बोल सकते हैं कि 3 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट या 1 केजी सॉल्वेंट में। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि सॉल्वेंट की टर्म में हमारी बात हो रही है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? आफ्टर दैट मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स के सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड द मोलैरिटी। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया 3 मोलर सॉल्यूशन। 3 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है बेटा? कि 3 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1000 ml सॉल्यूशन में। क्लियर? चलिए अगला है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। मतलब कि अगर मान लो मेरे को सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? सॉल्यूट के मोल मतलब उस कंपोनेंट के मोल, सॉल्यूशन में कितने, अपॉन नीचे टोटल मोल्स, कि कितने टोटल मोल्स है जितने सॉल्यूशन में कंपोनेंट है। अगर 2 है तो 2 के लिखेंगे, 3 है तो 3 के ऐड करेंगे। ऐसे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर? तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर मैं एक बात और लिखना चाहूँगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा हमें पता है 1 के इक्वल होता है। क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा, तो ये 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती। दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। अब आगे बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया 3 नॉर्मल सॉल्यूशन है। 3 नॉर्मल का मतलब क्या है? कि 3 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट हो गए 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर? तो नंबर ऑफ, अब यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्लियर है इतनी बात? आगे करें। अब चलो ये तो हमारी थी 3 टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म। अब परसेंटेज वाली टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर परसेंटेज वाले टर्म्स में क्या होगा? जैसे पहली टर्म हमारे पास है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मीन्स क्या है? कि सॉल्यूट का मास, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है बेटा, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मास परसेंटेज। यहाँ पे खास बात ध्यान ये रखनी है कि ग्राम और ग्राम यूनिट लेनी है, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती बेटा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग एक ले कि 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? कि 20 ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर है? ऐसी परसेंटेज वी बाई वी, परसेंटेज वी बाई वी में क्या होगा? वॉल्यूम परसेंटेज है। इसका मतलब क्या होगा? कि 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ml प्रेजेंट है। यहाँ पे यूनिट ऑफ ग्राम की जगह क्या हो जाएगी? ml हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ले रहे हैं। इंटू 100 परसेंटेज के लिए
ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 20% V बाई वी, तो 20% V बाई वी का मतलब क्या है कि 20 ml सॉल्यूट के प्रेजेंट है बेटा 100 ml सॉल्यूशन में। क्लियर इतनी बात। अब आगे चले अगर परसेंटेज W बाई वी, तो परसेंटेज W बाई वी का मतलब क्या है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज W बाई वी। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले ले 20% W बाई वी, इसका मीनिंग क्या है कि 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। अब इनके जैसी एक टर्म और आती है जो कि हम लोग बड़ी स्पेसिफिक जगह यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम क्या होता है बेटा? पीपीएम होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये पार्ट्स का मतलब क्या है यहाँ पर? ये पार्ट्स जो हो सकता है, ये मास भी हो सकता है बेटा, ये वॉल्यूम भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल क्या ले लिया कि 20 पीपीएम, 20 पीपीएम का मतलब क्या है कि 20 ग्राम या 20 ml कुछ भी हो सकता है, 20 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर ml बोल रहा हूँ बेटा तो फिर यहाँ पे भी मुझे ml लगाना पड़ेगा, मतलब 20 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है 10 की पावर 6 ml सॉल्यूशन में। या फिर अगर मैं इसको ग्राम बोल रहा हूँ तो 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर। जो पीपीएम है वो हम लोग यूज करते हैं एयर पॉल्यूशन या हार्डनेस ऑफ वाटर को एक्सप्रेस करने के लिए। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि एयर पॉल्यूशन या हार्डनेस ऑफ वाटर को एक्सप्रेस करने के लिए पीपीएम का यूज करा जाता है। अब जो अगली टर्म आती है कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा? स्ट्रेंथ होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में लेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल करें, आपने देखा होगा बोतल पे लिखा होता है, मान लो एक सॉल्यूशन की बोतल पे लिखा हुआ है 3 ग्राम पर लीटर, उस बोतल पे क्या लिखा हुआ है? 3 ग्राम पर लीटर, मतलब ये इसकी क्या है? स्ट्रेंथ है बेटा। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 3 ग्राम वो पर्टिकुलर सॉल्यूट है जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, मतलब पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है उस बोतल के अंदर वो 1 लीटर है, जिसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है बेटा? 3 ग्राम प्रेजेंट है। क्लियर। 3 ग्राम प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के अंदर दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, स्ट्रेंथ को अगर हम लोग कंपेयर करें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के साथ तो कैसे निकाला जाता है? तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, और अगर मेरे को नॉर्मेलिटी की टर्म में निकालना है तो नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। ये दो फॉर्मूले हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो ये स्ट्रेंथ का मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन होता है जो मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया है। क्लियर। अब बात करें वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है और जनरली हम लोग छोड़ आते हैं, क्यों? हम लोग इसको पढ़ते नहीं। अब देखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ये टर्म डिफाइन होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूँ कि 1 लीटर अगर मैंने H2O2 का सॉल्यूशन लिया, ठीक है ना, 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन लिया, उसको अगर हम लोग डिकम्पोज करवाते हैं तो उससे कितने लीटर ऑफ ऑक्सीजन बाहर निकलती है एसटीपी या एनटीपी पे? ठीक है। क्या लिया मैंने? 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन लिया, उसको जब डीकम्पोज करवाया तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? यहाँ पे H2O प्लस O2 बनता है H2O2 से। तो एसटीपी या एनटीपी कंडीशन पे कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्सीजन का बाहर निकला, मतलब कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्सीजन का बाहर निकला, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जैसे यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इन लीटर प्रोड्यूसेस एट एसटीपी एनटीपी ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अब देखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, बट इसके रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन विद मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज W बाई वी। कैसे होता है? जैसे इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। मैंने मान लो मैंने ले लिया XV H2O2, इस X की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 10, 20, 30, 40 कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया XV H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, X वॉल्यूम स्ट्रेंथ है H2O2 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर H2O2 जो डिकम्पोज करवा रहे हैं उससे X लीटर वो जो O2 है वो बाहर निकल रही है एसटीपी या एनटीपी पे। ठीक है, एक्स लीटर O2 गैस बाहर निकल रही है एसटीपी या एनटीपी पे। अब जो रिएक्शन है यहाँ पे वो क्या हुई? ये रिएक्शन है यहाँ पे
O2 से H2O प्लस O2 रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो 2 मोल H2O2 क्या कर रही है, 2 मोल H2O2 से 1 मोल O2 बाहर निकल रही है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। या 1 मोल O2 के लिए 2 मोल H2O2 रिक्वायर्ड। अगर इस मोल को मैं गैस की टर्म में लिखूं तो कैसे लिखते हैं, गिवन वॉल्यूम एट STP NTP अपॉन 22.4 लीटर 1 मोल के लिए होता है, तो इतना मोल O2 लिख सकता हूँ। इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स अपॉन 22.4, क्योंकि x यहाँ पर क्या था, एक्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब एक्स लीटर वॉल्यूम जो है O2 का जो वॉल्यूम है वो एक्स लीटर है यहाँ पे। तो यहाँ से हमने 2 से डिवाइड करके लिख लिया कि x अपॉन 11.2 मोल ऑफ H2O2। तो H2O2 के मोल अपने कितने आ गए, x अपॉन 11.2 आ गए बेटा। क्लियर। अब मेरे को सीधा रिलेशन लगाना है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है बेटा, मोल अपॉन वॉल्यूम। अब H2O2 के मोल कितने हैं, x अपॉन 11.2, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, तो इंटू 1 लीटर करूंगा तो मोलैरिटी मेरी आ गई x अपॉन 11.2। इस x की जगह जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा 10 20 30, आप सीधा x की जगह वैल्यू पुट करें और आपका डायरेक्ट मोलैरिटी निकल जाएगा। अब नॉर्मेलिटी अगर मेरे को निकालनी तो नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब यहाँ पे एन फैक्टर कैसे निकालेंगे वो देखना, मैंने आपको सिखाया था कि H2O2 से क्या बन रहा है बेटा, O2 बन रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, क्योंकि परऑक्साइड लिंकेज है। यहाँ पे कितनी है, 0 है O2, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। O2 से क्या बन रहा है, O2 इस पे -1 इस पे 0, दोनों एटम बैलेंस है बेटा। इस पे -1 इस पे माइनस कितना चार्ज हो गया, -1 का, इस पे कितना है -1 का, इस पे कितना है 0। तो अब यहाँ पर अगर इक्वल बनाना है तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन से ऐड करना पड़ेगा। अब वापिस से इसका नाम लिख दो, क्या H2O2 से क्या बना, O2 प्लस का क्या बना बेटा, इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करने के लिए क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन कर देगी, क्योंकि परऑक्साइड है, परऑक्साइड में एक ऑक्सीजन के पे -1 चार्ज होता है, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -2 का। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बैलेंस हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इस पे भी -2 का चार्ज हो गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम के रिस्पेक्ट में -1 का, 2 ऑक्सीजन एटम के रिस्पेक्ट में -2 का। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना आ गया बेटा, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए एन फैक्टर कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने क्या करा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, देखो मैंने एन फैक्टर कितना लिखा 2, तो यहाँ से नॉर्मेलिटी सीधी आ गई x अपॉन 5.6। तो आपको जो भी x की वैल्यू दी होगी वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगला क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, अभी आपको ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था मैंने नॉर्मेलिटी की टर्म में, कि नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी अपनी कितनी है, x अपॉन 5.6 इंटू इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट H2O2 का कितना होगा, O2 का 32 हो गया, 32 और 2 34, 34 बाय 2, एन फैक्टर 2 है 17 आ गया, 17 अपॉन, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आया था बेटा, 3x के इक्वल आ जाता है। अब ऐसी परसेंटेज W/V मुझको निकालना है, जो कि क्या होता है S/10, क्या होता है बेटा S/10 स्ट्रेंथ। यहाँ पे अभी हमने निकाली 3x, तो इससे क्या हो जाएगा 0.3x आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। अगर आपको ऑप्शन पास पास दे रखे तब तो आपको इसका एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, बट अगर ऑप्शन दूर दूर है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हो। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है अपने पास टॉपिक, रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, रिलेशन बिटवीन वेरियस कॉन्सेंट्रेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अब यहाँ पर आप अगर इसको याद रख ले तो बहुत बढ़िया चीज है, नहीं तो ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे मतलब हमने कैसे लिखा है, ये जनरल डेफिनेशन के बेस पे ही लिखा है बेटा, ठीक है ना, जनरल डेफिनेशन के बेस पे ही लिखा है। तो आप चाहे डेफिनेशन से भी मतलब बेसिक तरीके से भी जा सकते हो, और आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो। जैसे मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्लियर। मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है बेटा मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे क्या आएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और मोलैरिटी m और परसेंटेज W/W के बीच में क्या रिलेशन होता है, मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू परसेंटेज W/W अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है क्या, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। एक रिलेशन और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज W/W। क्लियर।
तो क्या होता है बेटा, परसेंटेज W/V जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, 10 इंटू का, सॉरी, परसेंटेज W/W इंटू का डेंसिटी, ठीक है ना, परसेंटेज W/W इंटू का डेंसिटी। अगर मैं परसेंटेज W/V मेरे को निकालना है, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी और सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परसेंटेज W/V आ जाएगा। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले में मैं क्या कर सकता हूँ, डेंसिटी इंटू डेंसिटी और सॉल्यूशन इंटू परसेंटेज W/W को मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज W/V इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसे आप बना सकते हो। क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अब जो अगला है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ। अब वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर देखो, यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर है, लिक्विड है, लिक्विड आपको पता है हर टेम्परेचर पे, इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है बेटा, इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन से ये इसके वेपर है, इसी के क्या है, ये वेपर है। अब ये वेपर में आपस में भी टक्कर हो रही होगी, ये वेपर ऊपर प्लेट से भी, मतलब ये ऊपर कवर्ड वॉल से भी टकरा रहे होंगे। जैसे कवर वॉल से टकरा रहे हो, आपको पता है कि जब ये कवर वॉल से टकराएंगे तो इनकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगी। मतलब स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा था बेटा, इवेपोरेशन हो रहा था। कुछ टाइम के बाद देखिएगा जब इनमें टकराव होता है तो ये एनर्जी क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है। तो वहां से ये क्या होता है कि जो वेपर होती है वो जमने लग जाती है, ड्रॉप की फॉर्म में आने लग जाती है। तो वहां से हम लोग बोलते हैं कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम में आता है, तो इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट इक्वल होने चाहिए इक्विलिब्रियम पर। तो जब लिक्विड सॉलिड का इक्विलिब्रियम यहाँ पर आया, उस टाइम हमने बोला रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट होता है उस टाइम पे जो ये लिक्विड के वेपर है, जब ये खुद के अपने लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के लिए कंडीशन क्या है बेटा, कि इक्विलिब्रियम आना चाहिए, मतलब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट क्या होना चाहिए, इक्वल। उस टाइम पे जो इस लिक्विड के वेपर है वो अपने लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। सोचो नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे होगा, ऐसे लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक होगी। भाई देखो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी तो ऑब्वियसली बात है उस मिक्सचर में, उस लिक्विड में एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा, मतलब ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। क्लियर? अब टेम्परेचर बढ़ाएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी तो बेटा एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो बेटा वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर ज़्यादा बनेगी तो बेटा वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। क्लियर है? तो ये यहाँ से हम लोगों ने एक्सप्लेन करा। दोबारा बताता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल्स में गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी इसका मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी इसका मतलब वेपर प्रेशर, वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे इसका मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लियर? अब जो टेम्परेचर है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, उसको हम लोग मैथमेटिकली एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं जिसको बोलते हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि क्या है, लोग P2/P1 यहाँ पे बेस क्या है 10 है, इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। इसकी एक डिफरेंशियल फॉर्म भी है जो कि है d/dt ln p डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन RT स्क्वायर। ये आपको याद पता हो अगर आप लोगों में से जो नीट के स्टूडेंट है, नीट 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इक्वेशन का, उसने इक्वेशन का एक्सप्रेशन ही पूछ लिया था बेटा। नीट 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक्सप्रेशन का, ये एक्सप्रेशन बताना था और सीधे 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, 4 नंबर आपके फाइनल हो जाते। नीट 2016 में आया था ये।
क्लियर। आगे देखो, अब इसमें नोट में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे मैं शेयर करूंगा। मोर वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब मोर वेपर प्रेशर। ऑब्वियस ही बात है कि जितना ज्यादा लिक्विड वॉलेटाइल होगा, वॉलेटाइल का मतलब जितने ज्यादा वो वेपर बना सकता है, तो जितने ज्यादा वेपर बनाएगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। अगली बात है, जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। भाई ऑब्वियस ही बात है, सोचो एक ऐसा लिक्विड जिसको हमें गर्म करने के लिए, जिसके वेपर बनाने के लिए हमें टेम्परेचर कम देना पड़ रहा है। सोचो अगर टेम्परेचर कम देने से जल्दी वेपर बन रही है, इसका मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होगी, वीक होगी। उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, जल्दी से आ जाएगी। जल्दी से आ जाएगी, ज़्यादा वेपर बनाएगी, ज़्यादा वेपर बनाएगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। क्यों? उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है, वीक। बढ़ेगा। अगर उल्टा ले लो, रिवर्स ले लो, भाई ऐसा लिक्विड जिसमें अपने को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है उसको वेपराइज करने के लिए, इसका मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, ज़्यादा है, एस्केपिंग टेंडेंसी कम है, वेपर जल्दी से नहीं बनेंगे, कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगली बात मैंने बोली, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड द साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर। तो इसका बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक जग लिया, जग में पानी लिया बेटा, ठीक है। अब जग में जो पानी लिया, उसका अब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं इसको जग में ले लूँ, चाहे 1 लीटर ले लूँ, चाहे 4 लीटर ले लूँ, चाहे 10 लीटर ले लूँ, चाहे 20 लीटर ले लूँ, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 100 ही रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कुछ लोग क्या बताते हैं, वो बताते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, 180। बेटा ये चीज गलत है सरासर। ठीक है, देखो 99% केस सही है, 99% सही है, बट अगर हम लोग एग्जैक्ट की बात करें तो एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे एक डिफरेंस है छोटा सा। दो टर्म यूज होती है, वन इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड अनदर इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है और वो 1 atm के इक्वल होता है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के इक्वल कर रहे हो तो फिर उसको बॉइलिंग पॉइंट की जगह नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। क्लियर। चलिए, अब आता है अगला, रोल्स लॉ। रोल्स लॉ आप याद रखना हमेशा लिक्विड सॉल्यूशन के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? लिक्विड सॉल्यूशन में लगता है, गैसेस में नहीं लगेगा। ठीक है, और हमेशा आइडियल सॉल्यूशन के लिए लगेगा। रोल्स लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन के लिए रोल्स लॉ ओबे नहीं होता। ठीक है, केस वन हम लोग ले रहे हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब दोनों लिक्विड हम लोग वॉलेटाइल मान के चल रहे, दोनों के वेपर बनेंगे। यहाँ पर मैंने लिक्विड ए ले लिया, यहाँ पे लिक्विड बी ले लिया, इसके लिक्विड ए के वेपर है और यहाँ पे लिक्विड बी का वेपर है। मतलब यहाँ पे लिक्विड भी और गैस का भी, वेपर का भी प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे वो वेपर का भी मिक्सचर बन रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, इसके मोल्स मैंने काई ए ले लिए, इसके मोल्स मैंने काई बी ले लिए, इसके वाई बी मोल्स ले लिए, इसके गैस वेपर शेड में, मतलब इसको गैस मान के चल रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर इसके ए के वाई ए मोल्स ले लिए। अब रोल्स लॉ क्या बोलता है? रोल्स लॉ ये बोलता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, देखो अब ये जो सॉल्यूशन है, ए बी से मिलके जो सॉल्यूशन बना होगा उसके अंदर ए का प्रेशर भी होगा, बी का प्रेशर भी होगा। तो रोल्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, partial vapor pressure of A in a solution, this is the partial vapor pressure of A in a solution is directly proportional to the mole fraction of A present in that solution। ठीक है, मतलब A के कितने मोल्स प्रेजेंट है, मोल फ्रैक्शन कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है ए के पार्टिकल्स का आउट ऑफ द टोटल सॉल्यूशन, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा, उतना ही प्रेशर वो लगा रहे होंगे। क्लियर। तो यहाँ से जैसे हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया पी नोट ए, पी नोट ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। अब यहाँ पर मैं क्या मान रहा हूँ कि बी को मैंने मान लो सोल्यूट मान लिया, ठीक है ना। ये सोल्यूट तो यहाँ पे जरूरत नहीं, यहाँ पे दोनों लिक्विड ले रहे हैं बेटा, ठीक है ना, दोनों लिक्विड दोनों ही वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सी बात कहना चाहूंगा ये चीज, ठीक है। अब इनमें से कोई एक ज्यादा क्वांटिटी में होगा, कोई एक कम होगा, तो जो कम में होगा उसको सोल्यूट बोल देंगे, जो ज्यादा में होगा उसको सॉल्वेंट बोल देंगे। जैसा ए के लिए लगा वैसे बी के लिए लग जाएगा, यहाँ से ये आ गया। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, जो पी ए प्लस पी बी होगा। तो पी ए की वजह से कितना प्रेशर आया सॉल्यूशन में, और पी बी की मतलब कितना प्रेशर बी की वजह से आया, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर होता सॉल्यूशन आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे गैसेस मिक्सचर बन रहा है तो यहाँ पर हम लोग डाल्टन्स लॉ भी लगा सकते हैं। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर क्या होता है, जो गैस के अंदर जो इंडिविजुअल गैस का, मतलब इस गैस का जो ए गैस है इसका कितना प्रेशर आया, इसका कितना पार्शियल प्रेशर है,
पूरे मिक्सचर के अंदर, और जो बी गैस है उसका कितना हिस्सा है प्रेशर का, उसका कितना प्रेशर का हिस्सा है, मतलब इसका पार्शियल प्रेशर कितना है। तो डाल्टन लॉ ने बड़ी सिंपल सी बात कही, जो टोटल प्रेशर होता है गैस का वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन दैट कंटेनर, ठीक है, उस प्रेजेंट ऑन दैट मिक्सचर, जिस उस मिक्सचर में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आगे हमने देखा कि टोटल प्रेशर जब हम लोग निकालेंगे, ये लिक्विड स्टेट की बात हो रही है, टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना, पी ए प्लस पी बी। तो हमने ये क्या बना दिया, दिस इज द रोल्स लॉ, ये रोल्स लॉ है। क्लियर, ये रोल्स लॉ है हमारा। क्लियर है। अब आगे चले तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन आते देखना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। एक बार हम लोग पहली इक्वेशन में काई ए की जगह अगर 1 माइनस काई बी पुट कर देंगे तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, पी नोट ए प्लस का पी नोट बी माइनस पी नोट ए काई बी। और अगर एक बार हम लोग सेकंड इक्वेशन में काई बी की जगह 1 माइनस काई ए पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। क्लियर। अब आप सोच रहे हो इसमें यार न्यूमेरिकल कब करें, तो न्यूमेरिकल की बेटा मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग टोटली सिर्फ न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे। अभी इस वाली वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अगले वाली वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे। क्लियर। तो डाल्टन लो क्या है, सिर्फ गैसेस के लिए लगता है, लिक्विड में सॉलिड में नहीं लगता, सिर्फ गैसेस में। इसके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होता है मिक्सचर में, मान लो 2 गैसेस तो मिनिमम होनी चाहिए, तो जो एक गैस का प्रेशर है उसको पार्शियल प्रेशर बोला जाता है, वो किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इनटू उस गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है उस पर्टिकुलर मिक्सचर में। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो पीए है, पीए जो होगा मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इन अ मिक्सचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इन अ मिक्सचर, इस क्या होगा, टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, इसका पार्शियल प्रेशर ए गैस का मिक्सचर में, तो उसके मोल फ्रैक्शन को हमने क्या लिया था वाई ए इनटू टोटल प्रेशर, ऐसे ये लिख देंगे। क्या यहाँ पे पी ए पी बी अगर मैं देखूँ फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो पी ए सेम है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी नोट ए आई ए को मैं लिख सकता हूँ वाई ए इंटू पी टी से, और ऐसे ही मैं सेकंड और फोर्थ को इक्वल करूंगा तो पी नोट भी काई भी किसके इक्वल हो जाएगा, वाई बी इंटू पी टी से। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेपर फेज में कितने मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट सॉल्वेंट का, वो भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए अब केस 2 की अगर मैं बात करूँ, सॉलिड इन लिक्विड स्टेट, मतलब इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने सॉल्वेंट के अंदर एक सॉलिड मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैं बी मान के चल रहा हूँ, वोलेटाइल सॉल्वेंट हमारा ए है, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है, मतलब जिसके वेपर बन रहे, तो स्टार्टिंग में मैंने केस लिए, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे इसके वेपर बन रहे, तो वेपर क्या हो गया बेटा, ज़्यादा हो गए क्योंकि ये वॉलेटाइल है, और हमने पीछे पढ़ा था कि जितना ज़्यादा वॉलेटाइल है उतने ज़्यादा वेपर बनेगी। बट इस बार मैंने क्या करा, इसके अंदर कुछ सॉलिड मिला दिया, मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब जिसके वेपर नहीं बन रहे, तो ये क्या करेगा, पहले से वेपर बनने की टेंडेंसी को कम कर देगा, मतलब वेपर कम बनेगी क्योंकि इसके अंदर हमने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड करा तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे जो प्रेशर था वो था प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, जिसको लिया पी नोट। तो टोटल प्रेशर जिसको हम लोग पी एस भी लिख रहे हैं, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, अभी हमने पढ़ा था पी नोट एक आई है प्लस का पी नोट भी इकाई भी। अब यहाँ पर काई भी क्या है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है तो इसके वेपर बनेगी नहीं, वेपर नहीं बनेगी, इसका मतलब पी नोट भी जीरो है, तो ये वाली टर्म तो क्या होगी बेटा, जीरो होगी। तो यहाँ से क्या आया कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल आ गया, सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर के इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब पी नोट ए काई ए के इक्वल आ जाएगा। अगर ए सॉल्वेंट मान के चल रहा हूँ तो पी नोट ए इंटू काई ए, अगर आप बी को सॉल्वेंट मान रहे हो तो पी नोट बी इंटू काई बी। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, पी नोट पी टी इक्वल टू पी नोट काई। तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन बढ़ते हैं, पी नोट माइनस का पी एस अपॉन पी नोट, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसके इक्वल आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। किसके इक्वल आता है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। इसमें जो ये ऊपर वाली टर्म है पी नोट माइनस पी एस, दिस इज कॉल्ड द लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो पहले वेपर प्रेशर कम हो गया है, पी नोट में से पी एस घटा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, मतलब वेपर प्रेशर पहले से क्या हो रहा है, घट रहा है। और अगर इसको मैं पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट कर दूंगा तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो न्यूमेरिकल में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा, न्यूमेरिकल में हमने फॉर्मूला लगाना है पी नोट माइनस का पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बी को मैं क्या लेके चल रहा था, सॉल्यूट लेके चल रहा था, और ए को सॉल्वेंट लेके चल रहा था। ये वाला फॉर्मूला बिना किसी कंडीशन के है बेटा, बिना किसी कंडीशन के ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ठीक है। तो ये हर किसी न्यूमेरिकल में आपको यही फॉर्मूला लगाना है हमेशा, बिना किसी कंडीशन, कोई कंडीशन इसमें डायरेक्ट हर किसी में एप्लीकेबल होगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखना, अब बात करते हैं हमारा कि जब हम लोग एक सॉल्यूट को और एक सॉल्वेंट को मिलाते हैं, जब सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अब वो सॉल्यूशन दो टाइप का हो सकता है, वो आइडियल सॉल्यूशन भी हो सकता है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है। अब कैसे चेक करेगी कि कौन सा आइडियल है कौन सा नॉन आइडियल है, तो हमें यहाँ पे कंडीशंस पता होनी चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशन बनने की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कंडीशन है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज, क्या कंडीशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड ए लिया है, दूसरा कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड बी लिया। जब दोनों को मिक्स करा तो यहाँ पे क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, लिक्विड ए बी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। क्लियर। तो हम आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन पे, हर कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को ये क्या करते हैं, ओबे करते हैं। तो हमने पहला देखा यहाँ पे कि जो ए इंटरेक्शन है, अब जो लिक्विड ए है उसमें ए इंटरेक्शन होगी, जो लिक्विड बी है उसमें बी इंटरेक्शन होगी बेटा, और जो सॉल्यूशन बना उसमें एक नई टाइप की अट्रैक्शन इंटरेक्शन बनी, ए बी इंटरेक्शन। तो ये आपस में तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल या नियरली सेम होनी चाहिए। अगर तीनों आपस में नियरली सेम है या इक्वल है तब हम लोग बनने वाले सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या, अब सोचो अगर इंटरेक्शन में सब में अट्रैक्शन सेम है, इंटरेक्शन सेम है सब में, तो जो मिक्सिंग होगी, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना ही रिलीज हो रही है, ना ही रिलीज हो रही है। भाई सोच के देखो, सोचो आपको जो एनर्जी सोल्यूट को, मतलब ए इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी आप दे रहे थे, क्योंकि अब इंटरेक्शन जो है वो सेम है, मतलब जो नई इंटरेक्शन बनी, जो नई इंटरेक्शन बनी उस बनने के इंटरेक्शन बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो पहले वाले के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन क्या है, सेम है बेटा। क्लियर। तो यहाँ से हमने बोला कि डेल्टा एच मिक्स क्या है, जीरो, मिक्सिंग इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या है, जीरो। अब यहाँ पे क्या बोला, डेल्टा वी मिक्स जीरो, मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो सोल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। कैसे भाई, सोचो तीनों में क्या सब जगह इंटरेक्शन सेम है, जो सॉल्यूट में इंटरेक्शन थी, जो सॉल्वेंट में इंटरेक्शन थी, वही सॉल्यूशन में इंटरेक्शन होगी, सेम है तीनों। अगर सेम है तो सोच के देखो कि जितना वॉल्यूम इनका था, जब इन दोनों को हमने ऐड करा तो जितना वॉल्यूम इनका था, क्या नए वाला जो सॉल्यूशन बना उसके अंदर जो इंटरेक्शन आई वो भी बिल्कुल इनके जैसी थी। तो जितना वॉल्यूम इनका बना उतना ही वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का होगा। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होगा। अगला ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। तो देखो अगर इंटरेक्शन सब में सेम है, अगर इंटरेक्शन सब में सेम है तो जितना वेपर प्रेशर हमें दिखा होगा, ऑब्जर्व हमने करा होगा, एक्चुअली में उतना ही आया होगा। भाई जब हमने इंटरेक्शंस को तोड़ने के लिए एनर्जी दी होगी तो उससे वेपर फॉर्म में गए होंगे, तो जितना वेपर प्रेशर बनना चाहिए था उतना ही बना। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन सेम है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। अगला पॉइंट है ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अब इंटरेक्शन सेम है सब जगह, तो जितना टेम्परेचर मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड से, तो जो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करके भी आया, तो इसलिए हमने बोला ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। इसके कुछ बड़े सिंपल से एग्जांपल है फेमस से, आपको याद रखने हैं, सेम परिवार के सदस्य होने चाहिए। यहाँ पे क्या होने चाहिए, सेम परिवार के सदस्य, जैसे बेंजीन, टॉलिन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ठीक है, सेम परिवार के सदस्य एक जैसी नेचर के होने चाहिए। क्लियर। अब आगे बारी आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते। ये दो टाइप के होते हैं, एक बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का मीनिंग क्या है कि ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन इसमें ज़्यादा होगी ए बी से, ठीक है ना। ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन इसमें क्या होगी, जो नया सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बना उसमें जो नई इंटरेक्शन बनी उससे ज़्यादा होगी। अब इसमें लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ऑब्वियस ही बात है, सोचो स्टार्टिंग में क्या है, इंटरेक्शन जो है ए और बी की वही वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। अगर एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी तो जो नया सॉल्यूशन बना उसके अंदर जो फोर्स बनी वो वीक है, ठीक है ना। तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी है बेटा वो यहाँ पे कम है, जिसके कारण वेपर कम बनेंगे। वेपर कम बनेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि स्टार्टिंग में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है,
तोड़ने के लिए, उसको वेपराइज करने के लिए, तो हमने बोला कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल पास पास हो गए, उनको उनको जब हम लोग ज़्यादा एनर्जी देंगे तो उनमें एस्केपिंग टेंडेंसी आएगी। तो जब सॉल्यूशन की इंटरेक्शन क्या थी, कम, अब वो दूर दूर है। सॉल्यूशन जब बना तो उसमें जो इंटरेक्शन थी वो वीक थी बेटा, एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा थी, वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स कम थी। तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होने से वॉल्यूम क्या होगी, सॉल्यूशन की ओवरऑल ज़्यादा होगी। क्लियर। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो है वो कैलकुलेटेड से ज़्यादा आएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है वो सॉल्यूशन की इंटरेक्शन से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो जो वेपर प्रेशर होगा भाई वो क्या बनेगा, कम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम है। एस्केपिंग टेंडेंसी कम है तो वेपराइज कम हो गए, वेपराइज कम हो गए तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर देखा गया कि कैलकुलेटेड जो हमने करा वो कम आएगा एज कम्पेयर टू ऑब्जर्व। भाई ऑब्जर्व में हमने देखा कि जो ए बी सॉल्यूशन है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, तो जितना ऑब्जर्व, जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए था एक्चुअल में, सॉरी कैलकुलेट, उससे कम आया। जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए था कैलकुलेट जब हमने करा तो उससे कम आया। क्यों कम आया, क्योंकि ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ए बी से, क्योंकि वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या था, वहाँ पे वेपर कम बन रहे थे तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो हमें ऑब्जर्व लग रहा था कि यार इतना आना चाहिए बट उतना आया नहीं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। इसके एग्जाम्पल क्या, जैसे इथेनॉल एसीटोन, CS2 एसीटोन एंड इथेनॉल वाटर। क्लियर। नेगेटिव डेविएशन में क्या है कि यहाँ पर ए इंटरेक्शन और जो बी इंटरेक्शन है वो बनने वाली जो नई इंटरेक्शन है उससे वीक है, मतलब जो नई इंटरेक्शन बनी उसमें क्या है, एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, आईएमएफ ज्यादा होगी। और पहले वाले में क्या थी, आईएमएफ कम थी तो एस्केपिंग टेंडेंसी यहाँ पे ज्यादा थी। अब यहाँ पे क्या बोला, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भैया क्या होगा, लेस देन जीरो, मतलब टोटल ये जो प्रोसेस हो जाएगा ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। मतलब इस बार जो नया बॉन्ड बना, जो जब नया बॉन्ड बना, जो नई इंटरेक्शन बनी, उसको बनने के लिए एनर्जी ज्यादा रिलीज करी। क्यों, पहले वाली क्या थी, वीक थी, उसमें अगर हम लोग थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो इजिली वेपराइज हो रहा था। उससे जो नया बॉन्ड बना अब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया कि अब उसको तोड़ने के लिए अपन को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी जो यहाँ पर बन रही है, अब जो इन दो मॉलिक्यूल से बन रही है वो एनर्जी निकल भी ज्यादा रही है, क्योंकि बॉन्ड जो है, जो इंटरेक्शन है यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है। क्लियर। डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लेस हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक थी, पार्टिकल्स में एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा थी तो वॉल्यूम ज़्यादा थी। जब इससे नया सॉल्यूशन बना तो वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स मजबूत हो गई, मतलब पार्टिकल पास पास आ गए, एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई, पार्टिकल पास पास आ गए, पास पास आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। यहाँ पर देखा गया कि जितना ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, मतलब ऑब्जर्व जो वेपर प्रेशर करा गया वो कम था कैलकुलेटेड से, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब हमने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करा तो हमने देखा कि सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन है वहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी कम है, आईएमएफ ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेपर जो है, वेपर प्रेशर इसका क्या आ रहा है, कैलकुलेटेड में ज़्यादा आ रहा है, बट ऑब्जर्व में अपने को ऐसा लग रहा था कि वेपर प्रेशर ज़्यादा है, बट ऑब्जर्व में क्या आया, कम आया, और कैलकुलेटेड में क्या आया, ज़्यादा आया। ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट कैसे याद रख सकते हो, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम है तो ऑब्वियसली बात है ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा कैलकुलेटेड से। इसके जैसे एग्जाम्पल के क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, फिनोल एंड एनिलीन, HNO3 एंड वाटर। क्लियर। अब नोट डाल के मैं लिख रहा हूँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, चाहे कोई सा भी सॉल्यूशन हो, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, डेल्टा एस मिक्सिंग मतलब एंट्रोपी, जो एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ेगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों भैया, मिक्सिंग करने पे एंट्रोपी, रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है। और डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो होगा, क्योंकि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस, मिक्सिंग जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अपना अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि सोल्यूट के नेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दो टाइप की, एक होती है एबनॉर्मल, एक होती है नॉर्मल।
भाई एबनॉर्मल क्या होती है, जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन का जब पार्टिकल या तो जुड़ रहा हो या टूट रहा हो, उस टाइम पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है दैट इज कॉल्ड द एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जब इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा होता, ना डिसोसिएशन हो रहा होता ना एसोसिएशन हो रहा होता, तो उस टाइम पे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो एबनॉर्मल और ये नॉर्मल है, इनको इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो फैक्टर काम आता है उसको हम लोग बोलते हैं वेंटो फैक्टर। कि एबनॉर्मल और नॉर्मल में जो डिफ्रेंशिएट करता है दैट इज कॉल्ड द वेंटो फैक्टर आई। वेंटो फैक्टर को निकालने का तरीका है, अगर डिसोसिएशन है तो डिसोसिएशन में हम लोग बोलेंगे 1 प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा, वेर एन क्या है, कितने मोल्स, कितने नंबर ऑफ आयंस जो डिसोसिएट हुए, ठीक है ना, आयंस जो डिसोसिएट होने के बाद कितने नंबर ऑफ आयंस बने, दैट इज कॉल्ड द एन। और अल्फा के यहाँ पे क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होगा बेटा, आई लेस देन वन होगा, क्योंकि यहाँ पे जुड़ रहा है, मतलब दो से कोई एक चीज बन रही है, तीन से कोई एक चीज बन रही है। डिसोसिएशन में तो एक से ज्यादा बन रहा था, इसलिए आई ग्रेटर देन वन था। यहाँ पे लेस देन वन इसलिए क्योंकि चीजें जुड़ रही है यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे आई निकालने का क्या तरीका है बेटा, आई इक्वल टू वन प्लस वन बाय एन माइनस वन इंटू बीटा, वेर बीटा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और एन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एसोसिएटेड, कि कितने मोल सोल्यूट के एसोसिएट हुए। जैसे आपको पता ही होगा कि इथेनॉइक जो एसिटिक एसिड है, या इथेनॉइक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, जो एसिटिक एसिड है वो बेंजीन के अंदर जाके डाइमर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूट के कितने मोल्स लिए बेटा, हमने दो लिए, और दो मोल्स क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। तो हमने यहाँ पे लिखा एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एसोसिएटेड। तो कितने मोल्स एसोसिएट हो रहे हैं, दो मोल्स एसोसिएट हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे। क्लियर है, क्लियर इतनी बात। अब दूसरा तीसरा केस आता है, फॉर नाइदर एसोसिएशन नाइदर डिसोसिएशन। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी बेटा वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी। तो इस केस में आई क्या लेंगे, वन लेंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल आते हैं जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें क्या आती है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप की, कौन कौन सी, आर एल वी पी। अब यहाँ पे आर एल वी पी तो हमने पहले भी पढ़ा था यार, वहां तो हमने नहीं बोला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तब तक नहीं है जब तक हम लोग यहाँ पे आई से वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आई हमें बता रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस का डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आई इक्वल टू वन है तो इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और अगर आई की वैल्यू कुछ ना कुछ है, इसका मतलब वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम लोग जहां जहां पे सोल्यूट लिखा, जहां जहां पे मोल्स लिखे हुए, मोल के आगे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी क्या बन जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो आर एल वी पी में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई इंटू मोल्स ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वेपर प्रेशर घट गया। तो उसमें हम लोग लिखते हैं आई इंटू के वी इंटू एम, वेयर के वी इज कॉल्ड द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। जो के बी होता है बेटा वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। के बी और के एफ दोनों ही सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, सॉल्वेंट की ही प्रॉपर्टी है, उसी की नेचर पे डिपेंड करते हैं। यहाँ से डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, चेंज इन बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। जो टी बी माइनस का टी नोट बी, मतलब टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नोट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर, प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है बात। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ऐसी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू का एम, वेयर के एफ इज कॉल्ड द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। यहाँ से डेल्टा टी एफ आएगा टी नोट एफ माइनस टी एफ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये घट रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता ही, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो प्रिंसिपल होता है बेटा वो क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस। याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो ऑस्मोसिस सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर तो वो प्रेशर है, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या यहाँ पे। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए पहले ऑस्मोसिस समझना पड़ता है। ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, ये एक बिकर लिया, यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया क्या, सॉल्वेंट रख दिया। क्लियर, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर इतनी बात, देखना जरा, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया। अब क्या है, ऑस्मोसिस का जो बेसिक प्रिंसिपल हो तो वो क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ सॉल्वेंट को पास करवाती है, सॉल्यूट को पास नहीं करवाती। तो यहाँ पर देखो प्रेशर डिफरेंस है, तो भाई यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है बेटा, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है।
तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने क्या बोला, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस कैसे होता है, हाई से लो या लो से हाई, हाई से लो होता है बेटा। तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन कैसी होगी, ये सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो हाई से लो की तरफ वो जाएगा। तो कभी भी आपसे पूछ ले ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल क्या है, तो प्रेशर डिफरेंस इसका प्रिंसिपल है। तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आया है बेटा, प्रेशर डिफरेंस आया है यहाँ पे कितना आएगा वो, अगर इसका पी नोट मान लूँ मैं सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का पी एस मान लूँ, तो पी नोट माइनस का पी एस लिखूंगा प्रेशर डिफरेंस, भाई इसकी इक्वल आएगा पी नोट माइनस पी एस के। अब ये जो पी नोट माइनस पी एस है डिफरेंस है, अब ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि मैं सॉल्यूशन वाली साइड पे बाहर से कितना प्रेशर लगाऊं कि ये ओस्मोसिस को रोक दे। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये प्रेशर किसके इक्वल लगेगा, जितना प्रेशर डिफरेंस है, जितना प्रेशर डिफरेंस है उसी के तो इक्वल लगेगा। इसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका फॉर्मूला होता है CRT, फिर C इज द कंसंट्रेशन, R इज द गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखवा दी है। क्लियर, क्लियर है इतनी बात। अब अगला आता है जी हमारा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलता है, ये हमारे को बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यहाँ पे याद रखना जो गैस है वो क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले कि अमोनिया अगर मैं ले लूँ, तो आपको पता है अमोनिया वाटर में क्या होती है, रिएक्ट कर जाती है, सॉल्यूबल होती है। तो मैं अमोनिया का कभी भी के हेनरी लॉ से पार्शियल प्रेशर नहीं निकाल सकता। ऐसी गैस हमें लेनी है जो वाटर में क्या नहीं होती, रिएक्ट नहीं होती बेटा, वाटर में रिएक्टिव नहीं होती, मतलब कोई भी लिक्विड में रिएक्टिव गैस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जनरली हम लोग वाटर लेते हैं तो रिएक्टिव गैस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी गैस की, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म में ले ले तो यहाँ से बन जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जैसे हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया जिसको हमने बोला हेनरीज कांस्टेंट, तो P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ पे याद रखना जो के एच है बेटा, वो के एच का जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या होगा, प्रेशर का यूनिट होगा भाई, क्योंकि के एच के कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट तो इसका यूनिट क्या होगा, प्रेशर वाला यूनिट होगा। के एच दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो गैस के नेचर पे और दूसरा टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ के एच ऑल्सो इंक्रीजेज। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जल्दी से सोचो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी गैस की, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी के एच क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, मतलब प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर कर दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी घट गई। क्यों, इस टाइम पे क्यों घटेगी, क्योंकि यहाँ पे एस्केप टेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम होगी, मॉलिक्यूल पास पास में आ गए तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पर एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी जिसके कारण गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूबल कम हुए। ऊपर वाले केस में के एच अगर इंक्रीज हो रहा था तो वहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी कम थी जिसके कारण मॉलिक्यूल पास पास और आपस में क्या हो गए, घुल गए। क्लियर, मैं उल्टा बोल गया था पहले, ठीक है ना। तो ये था हमारा हेनरीज लॉ, तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा। तो ये था टोटल अपना बेटा सॉल्यूशन चैप्टर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको काफ़ी सारी बातें मैंने इसके अंदर बता दी है। और इसकी अब बात आती है कि कुछ बच्चे पूछे कि सर इसमें आपने क्वेश्चन तो एक भी नहीं कराया। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिर्फ थ्योरी क्लास थी, इसके अंदर मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिए। आप चाहे इनको अपनी नोटबुक में भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इतने बड़े चैप्टर को, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री को देखो करवाने के दो तरीके, या तो आप क्वेश्चन से करवाओ। अब क्वेश्चन में आप अगर हर एक कॉन्सेप्ट बताना जाओगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो इससे बेटर क्या है, थ्योरी पहले लिख दो और फिर उसके बाद एक अगली वीडियो बना दो क्वेश्चन की। अगर मैं इसी में क्वेश्चन इंक्लूड कर देता तो ये वीडियो कम से कम भी 2 से ढाई घंटे की बनती, तो इसमें आप बोर हो जाते। तो इसलिए मैंने क्या करा, 2 पार्ट में तोड़ दिया। पहले सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दिए, मतलब थ्योरी एक्सप्लेन कर दी। अब आफ्टर दैट मैं अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा, जिसमें आपको वो भी दिक्कत खत्म हो जाएगी कैसे लगाते हैं। तो जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, कोशिश मैं ये करूंगा जो क्वेश्चन से मेरे को लगता होगा क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा उसको क्वेश्चन से समझा दूंगा। जो मुझे लगता है कि नहीं यार इसका डाटा भी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें पहले ऐसी थ्योरी की क्लास बनाएंगे और फिर अगली क्लास में एक न्यूमेरिकल करेंगे। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई एंड नीट एग्जाम। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।